फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नॉलेज 24 चैनल में। मैं हूं विजय सर। आज हम कक्षा 10वीं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा है का चैप्टर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का अध्याय या प्रश्नावली 5.1 यहां पर पूरा समझेंगे और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे कि कैसे और क्या समांतर श्रेणी होती है, क्या उसके n पद होते हैं, क्या उसका योगफल होता है। ये सब हम समझने के साथ साथ 5.1 के सभी प्रश्न जो हैं हम उनका हल भी करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अध्याय 5 जो कि लिखा हुआ है समांतर श्रेणियां, और उसकी परिभाषा लिखी हुई है समांतर श्रेणी की कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें जो प्रत्येक पद है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब कि आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे आपने सबसे पहले प्राकृत संख्याएं पढ़ी हुई थी जिसको आप n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या आपने पढ़ी थी 1 2 3 4 एंड सो इनफिनिट। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो हर एक संख्या लिखी हुई है ये एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पद, या जिसे हम टर्म बोलते हैं। तो यहां पर कितने टर्म है? इनफाइनाइट टर्म। कितने टर्म है? इनफाइनाइट टर्म्स है, अनंत पद है इसमें। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि पहले पद को छोड़कर, यहां पे परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? पहले पद को छोड़कर बाकी जो दूसरा पद है उसमें क्या हुआ है? पहले पद में मैंने एक ऐड किया। क्या किया हुआ है? एक ऐड किया। फिर दूसरे पद में फिर मैंने एक ऐड किया तो तीसरा पद आया। तीसरे पद में मैंने फिर से एक ऐड किया तो चौथा पद आया। तो ये क्या कहलाई? ये जो आप पद ऐड कर रहे हैं वो एक समान अंतर आपस में ऐड कर रहे हैं। इन सब पद के बीच में जो अंतर है वो कितना है? एक एक का। तो जरूरी नहीं है एक का हो, बस कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ऐसे पद लिखे हुए हैं और उनके बीच में सब में समान अंतर है, बीच में सार्वंतर मतलब क्या होता है? समान अंतर से वो पद लिखे हुए हैं, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो, या फिर जिनके पद बराबर हो। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो श्रेणी होगी, जैसे कि मैंने लिखे n बराबर जो प्राकृतिक संख्याएं n 1 2 3 4, तो यहां जो सार्वंतर है, सार्वंतर मतलब आप देख पा रहे हैं कि श्रेणी किस विशेष संख्या को जोड़ने पर आगे बढ़ रही है, तो आप कहेंगे कि इसका जो सार्वंतर है वो एक है। डी क्यों बोला गया है? कॉमन डिफरेंस से डी आया है। डी क्या है? एक है। आप एक को जोड़ रहे हैं तो संख्या आगे बढ़ रही है। यदि मैं दूसरी श्रेणी लेता जो कि घट रही हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर की हो, तो कुछ इस टाइप से एक श्रेणी हो सकती थी, जैसे 100, उसके बाद दूसरा पद हो जाता 90, उसके बाद 80, उसके बाद 70 एंड सो ऑन। तो आप कहते कि ये श्रेणी 10-10 से क्या हो रही है? घट रही है। तो हम यहां बोलते जब श्रेणी घट रही है इसका मतलब है इसका जो चिन्ह रहेगा डी का, जो साइन रहेगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपका साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घट रही है श्रेणी, तो उसका जो डी का मान रहेगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। आप देख पा रहे हैं 100 से 90 मतलब 10 अंक घटे, 90 से 80 फिर से 10 अंक घटे, 80 से 70 फिर से 10 अंक घटे। तो सबके बीच में जो अंतर है सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब सबके बीच में जो अंतर है, ठीक है ना, वो कितना है? 10-10 का है। और एक आपकी सीरीज ऐसी भी हो सकती है जिसमें कैसे पद हो? फिक्स हो, जैसे कि मैंने लिखा 2 2 2 2। ये भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? 0 का। तो मुझे सार्वंतर मतलब सबके बीच में जो अंतर है वो बराबर चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो यहां मैं कह सकता हूं डी क्या है? यहां पर 0 है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो डी के 3 मान हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। 0 किस कंडीशन पे होगा? यदि उसके सभी पद एक जैसे हो। कैसे हो? एक जैसे। अब बात आती है पद की संख्या की। देखिए ये जो पद है, पहला पद, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ऐसे ही ये दूसरा पद है, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। यदि ये तीसरा पद है तो इसको क्या बोला? तृतीय पद। और यदि मैं मान के चलूं कि समांतर श्रेणी में n पद हैं तो उसका
जो n पद हो जाएगा वो an हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसका प्रथम पद क्या है तो आप तुरंत बोल देंगे इसका प्रथम पद 1 है, द्वितीय पद क्या है 2 है। यदि इसका अंतर पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, अंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से जब हम पहले पद को घटाएंगे, देखिए a2 माइनस a1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 1 हो रहा है, 1 से सीरीज आगे बढ़ रही थी। तो आप देखिए इसमें जब हम n पद निकालेंगे, पहले हम थोड़ी सी व्यापक रूप की बात और कर लेते हैं। व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब कि हमारी समांतर श्रेणी का पहला पद कौन होगा, a होगा। कौन होगा, a। इसमें हम सारमांतर जब d को ऐड करेंगे तो दूसरा पद निकल के आ जाएगा। फिर दूसरे पद में फिर सामांतर d को ऐड करेंगे तो a धन 2d हो गया, तो ये तीसरा पद हो गया। फिर ऐसे ही ये चौथा पद हो गया। तो आप देखें, हम अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद फिर हम प्रश्नावली 5.1 करेंगे। आप देखें कि मैंने कहा कि पहला पद क्या है, a। अब इसमें हमने सारवांतर क्या लिया है, d, मतलब इसमें d बनाएंगे, यदि हम d को ऐड करेंगे तो दूसरा पद निकल के आएगा, तो वो हो जाएगा a धन d। ठीक है ना। अब मैंने इसमें फिर एक d को ऐड किया, क्योंकि दूसरे पद में हम तीसरा पद बनाना है तो दूसरे पद में ऐड करेंगे। ये पद कौन सा हो गया, प्रथम पद a1। ये पद कौन सा होगा, द्वितीय पद। तीसरे पद में फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पद में d को ऐड करेंगे, तो यहाँ d पहले से लिखा था, एक d और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2d, है ना। फिर हम एक d को और ऐड करेंगे तो चौथा पद आ जाएगा, तो ये हो गया a धन 3d। ये कौन सा पद आया, तीसरा। ये पद कौन सा आया, चौथा। अब आप ये देखें कि सब में a तो लिखा हुआ है, सब में क्या लिखा हुआ है, a। तो यदि हम n पद निकालेंगे तो a तो लिखा रहेगा, प्लस अब आप देखें कि d के साथ जो राशि है वो उसका क्या प्रतिरूप है। आप देख पा रहे हैं जब चौथा पद निकाल रहे थे हम, तब यहाँ क्या आया था, 3d आया था। तो यदि हम n पद निकालेंगे, चौथे पद में एक कम आया था, तो हम जब n पद निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n में से एक हम घटा देंगे, n माइनस 1 इंटू डी। तो यही सूत्र होता है nवें पद का। समांतर श्रेणी में nवां पद जो होता है वो होता है a धन n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। आपको सूत्र समझ में आ गया कैसे आया। अब यदि इस श्रेणी में अंतिम पद ही क्या है, अंतिम पद का नाम है l, और हम उसी को हम बोल रहे हैं nवां पद। ठीक है। तो हम कहीं कहीं जब अंतिम पद की बात हो तो फिर l बराबर हो जाता है a धन n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। यही क्या हो जाता है, अंतिम पद। nवां पद यदि उसमें हमें ज्ञात हो तो फिर उसको हम क्या लिख देते हैं, l और an क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसके बाद, चलिए ये तो हो गया, प्रथम पद a होता है, सारवांतर d। सारवांतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस। फिर हमने हाँ एपी का जो n पदों का फॉर्मूला होता है, nवां पद जो होता है वो होता है an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। सारवांतर का जो फॉर्मूला होता है, सारवांतर होता है कॉमन डिफरेंस, हम जिसको बोलते हैं दूसरे पद में से a2 माइनस पहले पद को घटा दें, बराबर होना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो हमारा सारवांतर निकाल आएगा। किसी भी पद की हम बात करें, किसी भी पद में हम अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला होता है जो कि है n पदों का योगफल। यदि समांतर श्रेणी में कुछ n पद हैं और उसका हमें योगफल निकालना है तो ये होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को यदि मैं यहां से तोड़ के लिख दूं, 2a को a प्लस a कर दूं, है ना। यदि देखिए मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, n/2 तो है, 2a को मैंने लिख दिया a धन a, है ना, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो लिखा ही था पहले से। तो ये जो हमारा n माइनस 1 इंटू ये है, आपका क्या बोलते हैं, n माइनस 1 इंटू जो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है। ये जो हमारा ये जो हमारा, अरे ये इरेजर चालू हो रही है, चलिए n प्लस यहां लिखा था मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इसको ही मैंने क्या बोला था, l, यदि अंतिम पद दिया गया तो फिर उसके लिए फिर ये फॉर्मूला बन जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, जब हमें अंतिम पद क्या हो, ज्ञात हो। तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं, बहुत छोटी सी प्रश्नावली है। छोटी सी प्रश्नावली मतलब कि इसके जो क्वेश्चन है वो तो बहुत सारे हैं, प्रश्नावली वैसे तो बड़ी है
लेकिन इसमें जो फॉर्मूले वो बहुत छोटे हैं। एक तो n पदों का फॉर्मूला लग गया, एक n पदों के योगफल का फॉर्मूला बन गया, और इसी योगफल के फॉर्मूले को हमने दूसरे रूप में लिख दिया n/2 a + n। बस इतने ही फॉर्मूले इसमें लगने हैं। वैसे प्रश्नावली बड़ी है। चलिए तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। यहां लिखा गया है हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि समांतर श्रेणी यदि है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा बस। यदि कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, उनके बीच का अंतर एक जैसा है, तो वो समांतर श्रेणी है, चाहे वो धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी है, जो कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 15 रुपए। ठीक है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए। चलिए हम लिखते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया। आपका प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, फिक्स है 15 रुपए। इसके बाद जब आप 2 किलोमीटर जाते हैं यदि कोई, इसके बाद अतिरिक्त 8 रुपए किलोमीटर लगता है। यदि कोई 2 किलोमीटर गया, कितना, 2 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, पहले का तो 15 लगेगा और दूसरे का 8, मतलब ये क्या हो गया 23। यदि 3 किलोमीटर के किराए की बात करी जाए, कितने, 3 किलोमीटर के किराए की बात करी जाए, तो 15 पहले किलोमीटर का, दूसरे का 8 और तीसरे का 8। फिर तो हर एक किलोमीटर पे कितना लग रहा है, 8 रुपए। तो 15 और 8 23, और 23 और 8 31। इसके बाद फिर यदि चौथे किलोमीटर की बात करी जाए या 4 किलोमीटर की बात करी जाए, चौथे नहीं 4 किलोमीटर की बात करी जाए, तो 4 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, पहले का 15 लगा, दूसरे का 8, तीसरे का 8 और चौथे का भी 8, तो ये आ गया 39। यदि हम इसको एपी के रूप में लिखें, हम मतलब इसको श्रेणी के रूप में लिखें, देखते हैं एपी है कि नहीं। तो पहले के आपके कितने हो रहे हैं, 15 रुपए, फिर 23, फिर 31, और फिर 39, और फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। अब मुझे निकालना है यदि ये समांतर श्रेणी है, क्या है ये, समांतर श्रेणी है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी है। डी मैंने अभी लिखवाया था आपको कि डी का मान होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, बराबर आना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं। तो दूसरा पद क्या है 23 और पहला पद क्या है 15, ये बराबर आना चाहिए। तीसरा पद क्या है 31 और दूसरा पद क्या है 23। तो 23 में से 15 गया तो ये बचा 8, और 31 में से 23 गए तो ये भी बचा 8, मतलब ये बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह है एक एपी है। समझ में आई बात। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई पहले किलोमीटर का किराया कितना था 15 रुपए, और दूसरे किलोमीटर का किराया दूसरे, फिर उसके बाद क्या 8 रुपए लगता जाता है, 15 फिर 8 23 फिर 31 फिर 39। तो ये कैसे बढ़ रहा है, 8 के ऐड करने से, 8 रुपए को ऐड करने से बढ़ रहा है। तो आप हमेशा एक चीज याद रखें, जब आपको प्रश्न में ये दिख रहा है कि समान संख्या ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट हो रही है, जुड़ रही है या घट रही है, उस केस में समांतर श्रेणी लगने के चांसेस तो हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यहां गुणा हो रहा है, संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तब वहां समांतर श्रेणी नहीं लगेगी। वहां आप कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी लगेगी वहां पे। ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं, आप समझ पाएंगे इन्हीं प्रश्नों से कि कैसे मैं गुणा और जोड़ना की बात कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बेलन है और बेलन में क्या है, हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पूरा नहीं है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए 1/4 भाग बाहर निकाल देता है हवा का। हवा का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हमें 1/4 से क्या करना है, गुणा करना है, या हम कह सकते हैं 4 से हमें भाग करना है। तो यदि हम कुछ 3 टर्म निकालेंगे तो उस संख्या को हम 3 बार क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो हम एक ऐसी संख्या ले लेते हैं कि हम जब 4 से उसको भाग करें तो एक पूर्ण संख्या अपन को फिर से मिल जाए। यदि मैं यहां से x मानूंगा तो x से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन लगेगा। मैं यहां पर क्या मान लेता हूं कि माना बेलन में हवा, माना बेलन में हवा 3 बार हम लगभग कर लेते हैं, तो 4 का यदि हम 3 बार
क्यूब मतलब क्यूब निकालेंगे 4 का तो कितना आ जाएगा 64। 64 क्यों लिया है आपको बाद में पता चलेगा क्यों मैंने 64 लिया है। तो 64 यदि हवा की मात्रा की बात करें तो वो आयतन है, तो इकाई क्यूब हो जाएगा, इकाई घन इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 64 इसमें क्या थी, हवा थी। पहले हमने माना कि इसमें बेलन में हवा कितनी थी, 64 थी। अब प्रथम बार पंप क्या करेगा, इसमें से 64 का 1/4, 64 का 1/4 भाग निकाल देगा। तो 64 का 1/4 भाग कितना होगा, 64 को 4 से काटा, कितना होगा 4 एकम 4, 4 छीक 24, ये आ गया 16। तो शेष कितनी बची, ये तो 16 उसने बाहर निकाल दी, तो शेष कितनी बची, कुल कितनी थी 64, और 64 में से अपन ने 16 को माइनस कर दिया, तो ये बचा 48। ये आ गया आपका कब की बात, आपकी फर्स्ट टाइम की बात आ गई। कब की बात आ गई, फर्स्ट टाइम। अब हम निकालें द्वितीय बार, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बार वो क्या कर रहा है, 1/4 भाग निकाल देता है। तो बची कितनी है 48, तो 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो द्वितीय बार उसने क्या करी, 12 इकाई को निकाल दिया, तो यहां शेष कितना बचेगा, दूसरी बार शेष हो जाएगा 48 था और उसमें से 12 निकल गई, तो कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। ये कब की बात हुई, सेकेंड टाइम। ये कब की बात हुई, सेकेंड टाइम। अब हम देखें, अब हम निकालें थर्ड टाइम, तृतीय बार। अभी हवा कितनी है उसके अंदर शेष 36, तो पंप तो निकालते जा रहा है हर बार, 1/4 भाग इसका निकालें, तो आपने 36 को काटा तो कितने बार काटा, 9 बार। तो यहां से शेष फल कितना आया, शेष हवा कितनी बची, अब शेष बची उसमें 36, 36 में से 9 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में से 9 जाएंगे तो आपके 27 आएंगे, कितना आएगा 27। चलिए अब हम ये 3 बार तो हम निकाल चुके हैं, हमें 3 बार बहुत है, हमारे पास 3 क्या 4 पद ही होगा। पहला पद तो हमारा 64 उसमें हवा थी, ठीक है ना। तो हम जब इसकी एपी बनाए तो हम लिखेंगे, यहां एपी बनी, पहला पद क्या था आपका, आपका पहला पद आया था 64, है ना। फिर 64 के बाद क्या बचा था शेष 48, फिर क्या बचा शेष 36, फिर क्या बचा 27। अब आप इसमें डी देखें, 64 से 48 में जाने में क्या डी आया, डिफरेंस क्या होगा भाई, घट रहा है तो माइनस का होगा, कितना घट गया 16, 16 घट गया, कितना घट गया 16। फिर 48 से जब 36 गया तो कितना घट गया, डी कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। फिर 36 से जब 27 में गया तो कितना घटा, माइनस का 9। तो आप देख रहे हैं कि क्या सार्वंतर इसमें समान है, या डी का मान बराबर है, पहले 16 था -16, फिर -12 आ गया, फिर -9 आ गया। तो हम यहां पर लिख देंगे, चूंकि टी भिन्न है, कैसा है, भिन्न मतलब अलग अलग है, अतः यह एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। देखिए यहां गुणा हो रहा था, जहां भी गुणा भाग हो रहा है वहां एपी बनने की संभावना बहुत कम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, प्रथम मीटर की, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए, कितनी है 150 रुपए। फिर यदि कोई 2 मीटर खुदवाता है, यदि कोई 2 मीटर खुदवा रहा है तो प्रथम की 150 तो थी फिक्स, फिर उसको 50 रुपए लग रहे हैं, तो कितना हो गया 200 रुपए, कितना हो गया 200 रुपए। यदि कोई 3 मीटर खुदाई करवा रहा है तो पहले मीटर के तो आपको 150 लगेंगे, फिर बाकी के 2 मीटर के आपको 50-50 रुपए लगेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 250 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं ये ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐड हो रहा है, 50-50 रुपए ऐड हो रहे हैं। तो हम आप यदि हम सीरीज की बात करें तो सीरीज कैसी बनेगी, पहले कितना है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 आएगा, है ना, एंड सो ऑन। तो आप यहां डी देख पा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है मतलब धनात्मक, और कितने से बढ़ रही है 50 से, और सब में 50-50 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एपी है, एपी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा होती है। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है जो कुल राशि आपकी बन गई है, जैसे आपने 10,000 रुपए जमा किए, अब अगले साल राशि चक्रवर्ती ब्याज पे 10,000 में जैसी राशि थी वो 100% थी आपकी, 8% आपको और उसमें क्या मिला ब्याज, तो अब राशि कितनी हो गई 108%। कितनी हो गई 108। तो अब जो दूसरी साल जो राशि आई 108% पे उस पर ब्याज मिलेगा, तो ठीक है, ये कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। जो संपूर्ण राशि होती है उस पर आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। चलिए, तो यहां पर मैंने लिखा कि सबसे पहले आपका जो प्रीमियम है, जो आपका मिश्र धन है, जो आपकी राशि है वो कितनी थी, पहले बैंक में आपने जमा कितनी करी, राशि वे आपकी 10,000 रुपए। कितनी थी, 10,000 रुपए। अब प्रथम वर्ष पश्चात, प्रथम वर्ष पश्चात देखिए, एक वर्ष पश्चात तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर आता है। चलिए, तो मैं इस 10,000 राशि में, 10,000 की राशि में ये 100% है, 8% का मुझे ब्याज मिला है, तो कितनी मिले हो गई टोटल 108%। और परसेंट मतलब यदि मैं परसेंट हटाता हूं तो बटे क्या करता हूं 100, तो ये राशि अपनी हो जाएगी। 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दें तो कितना हो गया 108, और यहाँ 2 शून्य थे तो ये 108 और डबल 0, मतलब अब आपकी राशि एक साल बाद 10,800 रुपए हो गई। कितनी हो गई 10,800 रुपए। अब इस पर ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज कहता है कि अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, ये जो नई राशि आ गई आपके पास इस पर ब्याज लगेगा, मिलेगा, तो ठीक है। तो हम यदि कहें द्वितीय वर्ष पश्चात, द्वितीय वर्ष पश्चात राशि क्या हो जाएगी, तो द्वितीय वर्ष पश्चात राशि होगी 108,000, ये तो संख्या है, और 108% फिर इस पे मिलेगा, ठीक है ना। 8% मतलब कि 108, भाई 100% तो आपकी राशि थी, उस पे 8% और मिल रहा है, तो कितनी हो जाएगी वो 108 हो जाएगी। चलिए, फिर से हम क्या करें, आपके डबल 0 से डबल 0 कैंसिल कर दिए। 108 का जब 108 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11, गुणा करके देख लें, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। आप जब संख्या का वर्ग करते हैं बड़ी संख्याओं का, तो उसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको वर्ग करें तो 8 नहीं है, इसका 64 हो जाएगा, फिर इसका भी वर्ग करें तो 10 धाम के 100 हो जाएंगे, और इन दोनों संख्या को गुणा करके 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 10 8 80, और 80 का 2 में गुणा किया तो 160। अब हम केवल इकाई का अंक लें तो यहाँ 4 लिया, 160 में 6 जोड़े तो 166 आ गए, तो उसका भी इकाई का अंक लिया 6। अब 16 बचे, कितने बचे 16, तो 16 यहाँ 100 में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे 116। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 116,64 रुपए। इतने रुपए आपके हो गए। चलिए, अब बहुत है, पहले आपकी राशि 10,000 थी, फिर ये 10,800 हो गई, फिर 11,664 हो गई। 3 संख्याएं बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो हम पहले अब एपी लिखते हैं। हमारी पहले हमारी राशि कितनी थी 10,000, फिर राशि कितनी हुई 10,800, फिर राशि कितनी हुई 11,664, ठीक है ना। अब हम डी निकालें, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, और बराबर आना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या था 10,800, क्या है 10,800, तो 10,800 में से पहला पद क्या है 10,000, बराबर आना चाहिए तीसरा पद क्या है 11,664 में से हम घटाएंगे 10,800। चलिए, 10,800 में से 10,000 जाएंगे तो यहां तो बचेंगे 800, तो ये क्या इसके बराबर आ रहे हैं 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो 206 864, कितना हो गया 864, तो ये क्या इसके बराबर है, नहीं है, इसलिए अतः यह एपी नहीं है। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि चक्रवर्ती ब्याज निकालने में आप क्या कर रहे थे, यहां पर गुणा कर रहे थे, राशि में क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। मैंने क्या बोला था, जहां गुणा और भाग करेंगे वहां आपकी एपी बनने के चांसेस नेग्लेक्सिबल बहुत ही कम होंगे। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जबकि प्रथम पद हमें ए और सार्वंतर डी हमें दिया गया है। तो बहुत ही सरल है, अभी हमने पढ़ा था कि एपी क्या, एपी का जो हमारा व्यापक रूप होता है ए, दूसरा पद होता है ए धन डी, तीसरा पद होता है ए धन 2d, और चौथा पद होगा ए धन 3d, है ना।
अब a कितना दिया है 10, और आप चाहें तो व्यापक रूप लगाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सरल है भाई। पहला पद क्या है 10, और 10 का अंतर चल रहा है, वो भी कैसा है धनात्मक, मतलब हमारी जो श्रेणी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। किससे कितने से इंक्रीज होगी 10 से। तो पहला 10 था तो दूसरा क्या हो जाएगा 20, तीसरा क्या हो जाएगा 30, चौथा क्या हो जाएगा 40, और आप चाहें तो इसके अनंत पद भी ले दें 50, 60, 70, है ना। चलिए यहां बात करें, यहां a का मान है -2 और d क्या है 0 है। d 0 है मतलब ना तो सीरीज आपकी बढ़ रही है ना ही घट रही है, मतलब उसके सारे पद क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। -2 -2 -2 ऐसे चलती जाएगी। 4 पद निकालने थे, लिख दिए अपन ने। अब देखिए यहां पर a क्या है 4 है और d क्या है ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब है श्रेणी कैसी होगी, यदि आपका d जो है ऋणात्मक है, कैसा है ऋणात्मक, तो श्रेणी का स्वरूप क्या होगा, श्रेणी डिक्रीजिंग ऑर्डर की होगी, मतलब कि अवरोही होगी। अवरोही मतलब कि घटते क्रम में होगी। कैसी होगी, घटते क्रम में। तो पहला था 4, अब कितने से घट रही है 3 3 से घट रही है, तो 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, 1 में से 3 जाएंगे तो -2, -2 में से 3 जाएंगे तो -5, -5 में से 3 जाएंगे तो -8। आप चाहें तो यहां इसके मान रख के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा a कौन हो गया 4 हो गया, दूसरा पद कौन होता है a धन d होता है। दूसरा पद क्या होता है a धन d, तो a क्या है 4 और d क्या है -3, तो यहाँ 4 -3 तो क्या हो गया 1, तो निकाला है दूसरा पद। तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद के लिए क्या करते हैं आप a धन 3d करते, a धन सॉरी तीसरा पद के लिए a धन 2d करते। तो a क्या है आपका 4 धन 2, d का मान क्या है -3। तो जब भी आप एक चीज याद रखें कि जब भी आप d का मान रखें तो d का मान हमें ब्रैकेट में रखना है। कैसे रखना है ब्रैकेट में। चलिए अब कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 6, 4 - 6 क्या हो जाएगा -2, तो ये आ गया -2। तो आप चाहें तो फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप तो d कैसा दिया है ऋणात्मक दिया है, मतलब हमारी श्रेणी घट रही है और कितने से घट रही है उसका संख्यात्मक मान बता देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा a क्या है -1 और d क्या है 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 भी होता है आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, और d का मान कैसा है धनात्मक, d का मान कैसा है धनात्मक, मतलब कि हमारी जो श्रेणी आएगी वो बढ़ेगी, क्या होगी बढ़ेगी। और आप चाहे तो फॉर्मूले से भी देखेंगे। चलिए a हमारा क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है -1, फिर ये हो गया a1 है ना। a2 क्या होता है a धन d, तो a धन d मतलब a क्या है -1, d क्या है हमारा 0.5, d क्या है 0.5, तो माइनस का 1 है और प्लस का 0.5 है, मतलब दोनों संख्याएं घट जाएंगी। तो आप इसको व्यवहारिक तौर पर भी कर सकते हैं, ये 1 है और ये आधा है, 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा बचेगा 0.5, और संख्या बड़ी किसकी थी माइनस की, तो उत्तर भी माइनस में। चलिए a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा a धन 2d, a धन 2d, a क्या है -1 प्लस 2, d कौन है 0.5 है, तो जब d का हम 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, आधा का दुगना, 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करना मतलब 0.5 मतलब आधा, और 2 में मल्टीप्लाई करना मतलब आधे का दुगना, आधे का दुगना क्या होता है 1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। और हमारा a4 निकालें चौथा पद, तो वो हो जाएगा a धन 3d, तो हो जाएगा -1 प्लस 3d 0.5 का आधे का 3 में गुणा कर रहे हैं तो कितना बनता है 1.5 बन जाता है। कितना बन जाता है 1.5, तो 1.5 को कैसे लिखेंगे 1.5। अब देखें ये -1 है और ये प्लस 1.5 मतलब 1.5 है, तो 1.5 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा आधा बचेगा, तो 0.4 पद आ गए। ठीक है, चलिए अब यहां भी हम वैसे ही करेंगे। a का मान क्या दिया है -1.25, ये तो प्रथम पद हो गया। अब हमें क्या निकालना है द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या हो जाएगा a धन d, a में हम क्या कर देंगे d को जोड़ देंगे, तो a क्या है -1.25 और d का मान माइनस है तो -0.025, तो जब दोनों संख्या माइनस की है तो ऐड हो जाएंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा, 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। अब आप देख पा रहे हैं हमारी जो श्रेणी है सीरीज है 1.25 थी, फिर 1.5 आई, मतलब 0.25 से क्या हो रही है घट रही है, ठीक कैसा है ऋणात्मक है, 0.25 से घट रही है। तो हमारा a3 क्या हो जाएगा, इसको 0.25 से और घटा दें, ये 1.5 था तो कितना हो जाएगा -1.75,
फिर A4 क्या हो जाएगा, इसको 0.25 से फिर घटा देंगे तो ये -2 है, कितना है -1.75, मतलब -2 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर A5 कितना हो जाएगा, इसको फिर 0.25 से घटा दें तो कितना हो जाएगा -2.25। समझ पा रहे हैं? श्रेणी है, श्रेणी को आप देख के उसके प्रतिरूपों से आप उसके उत्तर निकाल सकते हैं, नहीं तो हमने फॉर्मूला तो आपको बताया ही है, इसमें मान रख के निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एपी के प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। चलिए प्रथम पद तो बहुत सरल है, जो हमारी एपी होता है उसमें पहला जो संख्या होती है वही प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ ए जो हो गया प्रथम पद, ये क्या हो गया 3। और सार्वंतर यदि हमें देखिए, यदि हमसे बोला है कि ये एपी है, यदि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एपी है, तब हम सार्वंतर के लिए बहुत सारे पद नहीं घटाएंगे, केवल दूसरे पद में से पहले पद को ही घटाएंगे बस, क्योंकि हमें पता है ये एपी है। दूसरा पद क्या है 1 माइनस पहला पद क्या है 3, तो 1 - 3 का मतलब -2, ये उसका क्या हो गया आंसर। चलिए यहां प्रथम पद क्या हो जाएगा -5, और डी क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में से पहले पद को घटा दें। अब एक चीज हमेशा याद रखें, यदि इनके साथ माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं तो इन्हें ब्रैकेट में ही रखा करें, पहले पद नहीं बाकी के पद। चलिए A2 क्या है -1, तो -1 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस। A1 क्या है -5, तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ये एक माइनस को भूल जाते हैं, वहां से इनका उत्तर गलत आ जाता है। तो -1 माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस, ये हो गया 5, -1 और +5 क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत है, घटेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, तो ये इसका क्या होगा आंसर। ये आप ए बता दिया आपने और यहां आपने डी बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर 1 1 हो जाएगा, ए तो प्रथम पद हो जाएगा सीधा 1/3, और डी क्या हो जाएगा, डी हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 5/3 माइनस पहला पद क्या है 1/3। परिमेय संख्याओं को घटाना है और हर समान है तो केवल अंश घटते हैं, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए यहां देखें ए कितना है, ए आपका 0.6 प्रथम पद हो जाएगा, और यदि हमें डी निकालना है तो डी हमारा द्वितीय में से प्रथम पद घटेगा। देखिए हमेशा ये चीज याद रखना है कि यदि हमें प्रश्न में दिया गया है कि एपी है तो डी का ये फॉर्मूला होगा, लेकिन यदि हमें ये निकालना है कि दी गई श्रेणी एपी है या नहीं है, तब हमें सारे पदों के कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतरों को देखना पड़ेगा। चलिए A2 यहाँ क्या है 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6, तो जब आप घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 1.1, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 1.1 यदि धनात्मक आया है तो आप देख लें सभी जो श्रेणी के पद हैं 1.1 से आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए 1.7 में 1.1 जोड़ेंगे 2.8 आ जाएगा, 2.8 में 1.1 जोड़ेंगे 3.9 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि कौन कौन से एपी हैं और कौन से एपी नहीं है, और नहीं है यदि हैं तो हमें इनके 3 और पद निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहां यदि हमें ये चीज निकालनी है एपी है कि नहीं, तब हमें सबके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें इसमें ये क्या हो जाता है प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो हम डी पहले 3 पद में निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 करें, ये बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के, ठीक है ना। तो A2 क्या है हमारा, A2 हमारा 4 है, 4 माइनस 2 बराबर आना चाहिए A3 क्या है हमारा 8, 8 माइनस 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, बराबर आना चाहिए 8 माइनस 4 करेंगे तो 4, ये बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे एपी नहीं है, एपी नहीं है। चलिए ये देखें आप क्या लिखा हुआ है 2 5/2 3 7/2। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि संख्याएं हम ऐसी लिख सकते हैं कि ये 2 है और 5/2 मतलब 5 का आधा, 5 का आधा कितना होगा 5 का आधा होगा 2.5, 5 का आधा 2.5, फिर ये क्या है 3 और ये 7 का आधा कितना होगा 3.5। अब आप देख पा रहे हैं कि जो संख्याएं हैं वो कैसी है आधे आधे से बढ़ रही है। देखिए 2 था, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, है ना। तो इसका सार्वंतर क्या हो, सार्वंतर क्या है, हम दूसरे पद में से पहले पद को हटा दें तो क्या है दूसरा पद 2.5 माइनस 2, 2.5 में से 2 जब जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.5। तो यही हम कह रहे थे 0.5 से सीरीज आगे बढ़ रही है। देखें
0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, तो ये सार्वंतर श्रेणी तो है, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। ठीक है, आप चाहें तो A3 माइनस A2 भी कर लें, A3 माइनस A2 करेंगे तब भी आपका 0.5 आएगा। A3 क्या था 3, और 3 में से आप 2.5 को घटाएंगे तो 0.5 भी आएगा। ठीक है, एपी। अब इसके चार पद कौन से हो जाएंगे भाई? इसके चार पद तो आसान है ना लिखना भाई। पहला पद जैसे क्वेश्चन में आपके ये पद तो लिखे हुए हैं, कौन कौन से? 2, और फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। ठीक है ना, इसके आगे के पद कौन से हो जाएंगे? इसके आगे पद निकालना आसान है भाई। 3.5 के बाद कौन आएगा? 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5। अब देखिए, अब प्रश्न, और जब आपके हो सकता है ऑप्शन यदि दिए हो तो हो सकता है कि ऐसा ना दिया गया हो। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है या क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ है, 2.5 को क्या लिखा है उन्होंने? 5/2, फिर 3, और 3.5 को लिखा है 7/2, फिर अपना क्या आ रहा है 4। 4.5 को आप कैसे लिखेंगे? 9/2, फिर क्या आ रहा है 5। 5.5 को आप कैसे लिखेंगे? 11/2। भाई आप क्रम देख सकते हैं, क्रम कैसे देखेंगे? आप देखिए, यहां 2 से कौन आ रहा था? 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5। यहां देखिए, 5 के बाद कौन आ रहा है? 7, 7 के बाद कौन आ रहा है? 9, 9 के बाद कौन आ रहा है? 11। समझ पा रहे हैं? तो यही चीज हमें, प्रतिरूप को हम देखते हैं समांतर श्रेणी में, हम क्या देखते हैं? प्रतिरूप, क्योंकि किस क्रम से श्रेणी हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन कॉमन डिफरेंस उनमें जो है, जो उनके बीच में अंतर है, वो एक जैसा होना चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारा, हमें क्या क्या निकालना था? हमें पहले तो बताना था ये एपी है कि नहीं। चलिए सार्वंतर निकालें। सार्वंतर से पता चलेगा A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2। चलिए A2 क्या है हमारा? -3.2 है, और A1 क्या है? माइनस तो लगा हुआ है ना पहले से फॉर्मूले में, और A2 का मान, जो A1 का मान है वो भी माइनस में है, तो -1.2 बराबर आना चाहिए। A3 कितना है मेरा? A3 है -5.2, माइनस लगा हुआ है, और फिर हम अपने A2 का मान भी किसमें चिन्ह के साथ रखेंगे? A2 का मान क्या है? -3.2। चलिए अब ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो गए? +1.2। यहाँ -5.2 है, माइनस माइनस यहाँ का भी क्या हो गया? प्लस हो गया 3.2। चलिए अब माइनस के 3.2 है और प्लस के 1.2 है, मतलब संख्याएं तो घटेंगी, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या कौन थी? 3.2 थी, तो माइनस का इसका चिन्ह आ गया। 3.2 में से 1.2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। चलिए यहां देखें, यहां भी वही हो रहा है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। 5.2 में से 3.2 जाएंगे तो यहां भी क्या आएगा? 2। मतलब कि ये जो सीरीज है वो 2 से क्या हो रही है? घट रही है। अब ये मत सोचें आप कि 1.2 के बाद 3.2 आया। भैया चिन्ह देखें, इसका माइनस का है, और माइनस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो कम होती जाती है ना। इनके मान नहीं देखना है, हमें इसका चिन्ह भी देखना है। तो हमारे जो अगले पद हो जाएंगे, जैसे हमारा चौथा पद था -7.2, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा? -9.2। छठवां पद क्या हो जाएगा? 2 से घटाना है, -9 के बाद -11.2। फिर सातवां पद हो जाएगा -13.2। फिर आठवां पद क्या हो जाएगा? -15.2। ठीक है ना, 2 से हमने इनको घटा दिया। चलिए यहां देखें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी, तो हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2। A2 क्या है हमारा? A2 है हमारा -6, माइनस A1 क्या है? माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखें, इज इक्वल टू A3 क्या है हमारा? -2, माइनस A2 क्या है हमारा? माइनस में है तो इसको भी ब्रैकेट में। चलिए ये -6 माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर, ये -2 माइनस माइनस मिलके प्लस का 6। चलिए -6 और +10 कितना आएगा? प्लस का 4। क्या बराबर है? -2 और +6, यहां भी क्या आएगा? प्लस का 4, तो बराबर है। ये डी आ गया प्लस का 4, मतलब ये सीरीज 4 से, धनात्मक 4 से आगे बढ़ रही है। तो इसके बाद के जो क्रम हो जाएंगे क्या हो गया? 2 के बाद 4 जोड़े तो क्या आएगा? 6, फिर 10, फिर 14 और फिर 18। ठीक है ना, तो ये आपके अगले 4 पद आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहां पर क्या लिखा हुआ है?
3, फिर दूसरा पद 3 प्लस रूट 2, तो हमें तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर आएगा A3 माइनस A2। चलिए A2 क्या है हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 क्या है। अब देखिए संख्या बड़ी है तो हम इनको ब्रैकेट में रखेंगे। कैसे रखेंगे? ब्रैकेट में। A3 क्या है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 क्या है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 2। चलिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, क्या बचा d रूट 2 बराबर। यहां पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो ये माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 तो कैंसिल हुआ। 2 रूट 2 में से एक रूट 2, यहां कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक रूट 2। 2 रूट 2 में से दो करनी दो में से एक करनी दो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक करनी दो बचेगा। तो ये करनी दो बराबर आ गया करनी दो, तो ये d का माना हो गया रूट 2। मतलब इसमें एक रूट 2 बस सब में जोड़ते जाना है। चलिए लेकिन पहला पद क्या है भाई, रूट 2 जोड़ रहे हैं, तो रूट 2 किस में जुड़ेगा, अपरिमेय संख्या जिसमें रूट 2 हो। बाकी संख्या तो अपनी जैसी थी वैसी लिखी जाएगी। देखें इसमें सब में 3 था, सब में क्या है 3 है, तो इसका जो अगला पद होगा उसमें भी 3 आएगा। बस जो संख्या है 3 करनी 2 था, एक करनी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 करनी 2। इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 3 धन 4 करनी 2 में एक जुड़ा तो 5 करनी 2, फिर 3 धन 6 करनी 2, फिर 4 धन, सॉरी 4 नहीं 3 ही रहेगा, ये तो कॉमन चल रहा है 3, 6 में एक जुड़ा तो 7 करनी 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहां आप देखें d निकालेंगे जब, तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। A2 क्या है हमारा 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2 बराबर आना चाहिए। A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22। चलिए 0.22 में से 0.2 घटा रहे हैं तो पहले संख्या बराबर कर लें। चलिए 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, और 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, दशमलव की जगह दशमलव लगा दें, ये आ गया 0.02। ठीक है, यहां देखें यहां भी संख्या बराबर कर लें तो 0 लगा लें। 2 में से आपका 0 गया तो 2 बचा, फिर 2 में से 2 गया तो 0, फिर इस 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव की जगह दशमलव लगा दें, तो यहाँ 0.0 था, ये 0.002, ये बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से हम वही करना सब में एक ही है, d बराबर निकालें A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। चलिए A2 कौन है माइनस का 4, माइनस A1 कौन है 0 बराबर A3 कौन है माइनस का 8 माइनस A2 कौन है माइनस का 4, तो ब्रैकेट में रखें। चलिए -4 में से 0 जाएंगे तो -4 ही आएगा, यहां भी -4 आ रहा है, क्या -8 है, माइनस माइनस प्लस का 4, तो -8 प्लस 4 कितना होगा माइनस का 4। तो चलिए बराबर आ गया, मतलब d क्या है -4 है, -4 है मतलब सीरीज क्या कर रही है 4 से घटती जा रही है। तो ऋण 12 था यदि इसका, तो अगला पद ऋण 16, अगला पद ऋण 20, अगला पद ऋण 24, अगला पद ऋण 28, ये आपके अगले 4 पद आ। चलिए ये देखें इसमें तो क्या है d का मान क्या है 0 है। भाई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, सभी पद कैसे हैं समान है, मतलब d का मान क्या है 0 है, तो इसके अगले पद क्या हो जाएंगे, जो पद चल रहे थे वही होंगे, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखिए ये चीज हमेशा याद रखें, यदि d का मान 0 आ रहा है तब भी कोई एक समांतर श्रेणी की कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना। चलिए यहां देखें A2 में से A1 घटाएं, d निकालना है तो बराबर आना चाहिए A3 में से A2 घटाएंगे। चलिए A2 में से A1, A2 कौन है 3, 3 में से 1 घटाया, A3 कौन है 9, 9 में से 3 घटाया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, ये बराबर नहीं हो सकते, तो दिस इज नॉट अ AP। दिस इज नॉट अ AP। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देख पा रहे हैं इसमें एक ए जुड़ रहा है सब में, देखिए ये ए था, फिर एक ए जुड़ा 2 ए हो गया, फिर एक ए जुड़ा 3 ए हो गया, फिर एक ए जुड़ा 4 ए हो गया, तो इसका डी क्या हो जाएगा, क्या ऐड हो रहा है, यदि ऐड हो रहा है
तो धनात्मक रहेगा, और क्या ऐड हो रहा है, ए ऐड हो रहा है। तो इसके अगले पद कौन से हो जाएंगे, हमें कौन कौन से पद निकालने हैं, A5, A6, A7 और A8। भाई 4 पद तो आपको दिए हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां निकालेंगे। तो इसका पांचवा पद कौन सा हो जाएगा, 5A। 4A के बाद क्या आएगा, 5A, फिर 6A, फिर 7A और फिर 8A। चलिए अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते पहले, फिर 12 देख लेंगे। चलिए ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ए से ए स्क्वायर कैसे बनता है, ए से ए स्क्वायर बनता है जब हम ए का गुणा करते हैं। ए स्क्वायर से ए क्यूब कब बनता है, जब हम ए का फिर से गुणा करते हैं। तो यहां गुणा हो रहा है, मैंने क्या बोला था, यदि गुणा हो रहा है तो वो एपी नहीं होगी। चलिए देख भी लेते हैं। हम यदि डी निकालें तो डी होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आना चाहिए A3 माइनस A2 के। चलिए A2 माइनस A1 मतलब A2 कौन है, ए स्क्वायर, A1 कौन है, ए, बराबर A3 क्या है, ए क्यूब, माइनस A2 क्या है, ए स्क्वायर। चलिए यहां से कुछ नहीं कर सकते, बस कॉमन ही ले सकते हैं, ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा A माइनस 1, बराबर यहां भी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा A माइनस 1। तो A माइनस A-1 तो सही है, लेकिन आगे जो गुणांक लिखा है यहाँ ए लिखा है, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। हम कह सकते हैं कि यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ए क्या है, √2 है। तो हमें क्या निकालना, पहले हम डी निकालें। डी क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के। चलिए A2 क्या है हमारा, √8 माइनस A1 क्या है हमारा, √2 इज इक्वल टू A3 क्या है हमारा, √18 माइनस A2 क्या है हमारा, √8। तो पहले ये देख लें कि इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या। चलिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, यदि आपको √8 को लिखना है तो आप यदि √2 के टर्म में लिखें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √4, है ना, √2 मल्टीप्लाई √4 माइनस क्या चल रहा है, √2। ऐसे ही आप 18 को यदि हमें 8 के कुछ टर्म में लिखना है कि यहाँ अच्छा हाँ, √8 को तो हमने √2 √4 लिखा है। चलिए इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यदि अंदर गुणा हो रहा है 9 और 2 का, तो 9 से 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचेगा, 2, है ना, 3 को अंदर पहुंचाएंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, माइनस √8 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने यहां लिखा है भाई ये √2 है, और √4 का मतलब क्या होता है, 2, है ना, माइनस √2 चल रहा है। चलिए तो यहां क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2। चलिए यहां से √2 कॉमन आया, आपने 3 में से 2 को घटाया, 3 में से 2 घटा तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। चलिए यहां भी हमने क्या लिया, √2 को कॉमन लिया, तो ये बचा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 को घटाया तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो √2 बराबर √2 हो गया, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, ये एक समांतर श्रेणी है। तो यदि हमारा √2 से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रही है, इसमें √2 जुड़ रहा है। आप चाहे तो इसका एक टर्म यहां से भी लेके देख सकते हैं। चलिए इसको भी लेके देखें, इसमें से ये घटाएंगे तब भी √2 आना चाहिए। ये कौन सा पद है, चौथा, चौथे में से। चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूं, यहां कर लेते हैं सामने। सॉरी, ये हो जाएगा आपका फोर्थ पद में से हम थर्ड पद को भी घटा के देख रहे हैं। फोर्थ पद क्या है हमारा, √32 माइनस थर्ड पद क्या है हमारा, √18। चलिए तो √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके हम यदि गुणनखंड लिखें तो 16 दूनी 32, 16 मैंने क्यों कहा, ताकि 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 18 को तो हमने लिखा था 9 मल्टीप्लाई 2। चलिए 16 में से अपना 4 बाहर आ गया तो ये हो गया 4 करणी 2, ऋण यहां से 3 बाहर आया तो ये हो गया करणी 2। जब हमने करणी 2 को कॉमन लिया तो ये हो गया 4 ऋण 3, 4 ऋण 3 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, √2। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। लेकिन हमारी संख्या कैसे लिखी हुई है आप ये देखें, क्योंकि हमें सीरीज लिखना है ना आगे। तो देखिए √2 किसका मल्टीप्लाई था, 4 गुणा 2 का, फिर √18 किसका मल्टीप्लाई हो रहा था, 18 हो रहा था 9 गुणा 2 का, फिर 32 किसका हो रहा था, 16 गुणा 2 का। मतलब ये वर्ग संख्याओं के साथ 2 का गुणा हो रहा था, किसके साथ, वर्ग संख्याओं के साथ। तो ये देखिए ये किसके, यदि हम यहां इसको फिर से अच्छे से अरेंज करें
यदि मैं इसको अरेंज करूं, चलिए मेरा डी तो आ गया, यदि मैं चाहूं तो मैं इसको रफ कर सकता हूं, या फिर मैं यहां लिख ले रहा हूं, रुकिए। हाँ, ये था √2, ये था √8, ये था √18, ये था √32, ठीक है ना। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते √32 और प्लस √2, क्योंकि √2 से आगे बढ़ना है तो प्लस √2 नहीं, इन्होंने रूट के अंदर ही संख्याएं लिखी है, तो हम भी रूट के अंदर ही संख्याएं लिखेंगे। चलिए इसको हम पहले लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करें। ये क्या है, √2, ये आपका क्या है 8 में से क्या बाहर आया था, 4 गुणा 2 किया था, है ना। 4 गुणा 2 मतलब कि 2 का वर्ग धन गुणा 2, है ना। फिर इस 18 को हमने कैसा लिखा था, 3 का वर्ग गुणा 2। इस 32 को ऐसे कैसे लिखा था, 4 का वर्ग गुणा 2, भाई 4 का वर्ग 16, 16 गुणा 2 32। चलिए तो अब इसके आगे के जो हमारे पद हो जाएंगे वो कैसे होंगे, 5 का वर्ग गुणा 2, फिर 6 का वर्ग गुणा 2, फिर 7 का वर्ग गुणा 2, और फिर 8 का वर्ग गुणा 2। तो हमारा 5 का वर्ग गुणा 2 क्या आएगा, 25 दूनी 50, फिर 6 का वर्ग 2 गुणा क्या आएगा, 36 दूनी 72, फिर 7 का वर्ग गुणा 2, 7 का वर्ग 49, 49 का 2 में गुणा किया 98, और फिर 8 का वर्ग मतलब 64, 64 का वर्ग गुणा 2 मतलब 128। तो ये इसके सही पद होंगे, ये इसके क्या होंगे, आगे के 4 पद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है √3, √6, √9, √12। तो सबसे पहले हम डी निकालें इसका। डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। चलिए a2 क्या है हमारा, √6 माइनस √3 बराबर आना चाहिए a3 क्या है हमारा, √9 माइनस √6। चलिए कॉमन निकाल सकते हैं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं √6 को √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं ना, माइनस √3। ऐसे हम 9 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3। ऐसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये लिखा जाएगा 9 का √3 मल्टीप्लाई √3, है ना, कॉमन निकालने के लिए। अदरवाइज √9 तो सीधा 3 हो जाएगा, है ना, लेकिन मुझे कॉमन निकालना है इसलिए √3 लिख रहा हूं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 √3। चलिए अब मुझे √3 यहां से क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 बराबर, यहां से √ क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा √3 माइनस √3 कॉमन ले गया √2। तो ये तो डिफरेंट आ रही है, बाहर का जरूर √3 बराबर है, अंदर के टर्म तो हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। चलिए इसके बाद 14th क्वेश्चन देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये एपी है क्या, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम डी निकालें। डी क्या हो जाएगा, a2 में से a1 घटाएंगे बराबर आना चाहिए a3 में से हम a2 को घटाएंगे। a2 कौन है हमारा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए a3 कौन है, 5 का स्क्वायर माइनस a2 कौन है, 3 का स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से बन जाएंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर आना चाहिए 25 में से 9 जाएंगे तो 16, ये बराबर नहीं है, तो हमारी ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें डी निकालना है, कुछ नहीं देखना हमें, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, है ना, चाहे तो इसके बाद और बराबर भी कर सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, 4 पद थे ना। a2 क्या है, 5 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, a3 क्या है 7 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, a4 क्या है 73 माइनस a3 क्या है 7 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 गए, 7 का वर्ग 49, 49, 5 का वर्ग 25 माइनस 73 और माइनस 7 का वर्ग 49, तो 25 में से 1 गए तो 24, 49 में से 25 गए तो 24, 73 में से 49 गए तो भी 24, मतलब डी हमारा क्या है 24। यदि हमारा डी 24 है तो आगे के जो पद होंगे उसमें 24 24 आप ऐड करते हैं। चलिए तो आगे का पद क्या हो जाएगा, जो हमारा 5 का पद होगा वो हो जाएगा 73 प्लस 24, क्या आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9। फिर a6 क्या हो जाएगा, देखिए अगला पद जो होता है पिछले पद से
सार्वांतर ऐड करने पर आता है। तो हमारा 97 जो हमारा 5वां पद था, इसमें क्या जोड़ दें हम, 24 जोड़ दें। तो 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121। तो 121 का वर्ग हो जाएगा 11, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। A7 क्या हो जाएगा, 121 में हम 24 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 145 बन जाएगा। 8वां पद क्या हो जाएगा, जो हमारा 7वां पद था उसमें क्या करें, 24 जोड़ दें। तो 145 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 का वर्ग, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, बहुत ही आसान है। और यदि आप इन क्वेश्चन को प्रतिरूप की भांति करेंगे, एक श्रेणी देखने की कोशिश करेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे कि आगे क्या पद होना चाहिए यदि सार्वंतर हमारा सेम चल रहा है, सार्वंतर हमारा एक ही चल रहा है, ये संख्या चाहे वो बढ़ रही हो चाहे संख्या घट रही हो, या हो सकता है कि संख्या के सभी पद कैसे हो, समान हो, तो फिर आप आसानी से इसको श्रेणी को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।